नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रसाद फ्रॉम ग्लोबल स्पाइन जर्नल सेंटर और आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रिगार्डिंग एवास्कुलर नेक्रोसिस, अर्ली स्टेज ऑफ एवियन और उनका जो साइन एंड सिम्टम्स होता है उसको यूजुअली इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस और अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और जितना क्विकली हम लोग इसका डायग्नोसिस कर पाएंगे, जितना क्विकली हम लोग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट एवियन में मिलेंगे। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, यूजुअली इग्नोर हो जाते हैं। तो रिगार्डिंग इसी के बारे में आज के टॉपिक है। तो एज यू नो दैट एवियन एक कंडीशन है जहाँ हमारे जो फ्यूमरल हेड होता है वहाँ ब्लड के सर्कुलेशन कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो बोन के टिश्यूज होता है उसका डेथ होने लगता है, जिसको हम लोग बोन डेथ भी कहते हैं। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस फॉर द बोन टिश्यूज डाइज ड्यू टू द इनसफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशंस। और ये नॉट ओनली हिप जॉइंट पे होता है, आपका नी में भी हो सकता है, शोल्डर जॉइंट पे भी हो सकता है, इवन आपका मैंडिबल वगैरह भी हो सकता है। और कोविड के बाद यूजुअली तो पोस्ट कोविड एवियन जो है कोविड के बाद बहुत ज़्यादा सर्च आउट हुआ है। बिफोर द कोविड बहुत कम केसेस होते थे, अभी जो है कोविड के बाद बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे ड्यू टू कोविड इटसेल्फ, और साथ साथ कोविड के दौरान जो है स्टेरॉइड वगैरह दिया गया है उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं कोविड कैसे एवियन को कैसे हो रहा है। तो इसमें एग्जैक्टली कोविड और स्टेरॉइड दोनों वास्कुलाइटिस करते हैं। वास्कुलाइटिस मीन्स हमारे जो टिनी आर्टरीज होता है, जो ब्लड के सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स होता है, उसमें एम्बोलिज्म फॉर्म करते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं। तो यूजुअली जो फ्यूमरल हेड होता है उसमें ब्लड के सर्कुलेशन कम हो जाते हैं, जिससे बोन के जो टिश्यूज होता है उसका डेथ होने लगते हैं और नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका एक ग्रेड होता है एवियन के। आप देखेंगे दिस इज़ द फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, आपका नेक्रोसिस जोन बढ़ेगा और सबकॉन्डल बोन आपका लॉस होते जाएंगे। तो यूजुअली अर्ली स्टेज में आपका जो सबकॉन्डल बोन है वो लॉस होते नहीं है, हल्का सा क्रिस्टल साइंस दिखाई देते हैं हमारे आई में। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, पेन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा जोन बढ़ता है, आपका मसल्स स्पेजम बढ़ जाते हैं और पेन हल्का का पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड में सबकॉन्डल लॉस, जिसको हम लोग प्री कोलैप्स स्टेज माना जाता है, तो कोलैप्स होने का पहले वाला स्टार्ट हो जाता है। उसका जोन अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% के ऊपर एरिया कवर कर जाते हैं। और फोर्थ में यूजुअली आपका जो है सबकॉन्डल लॉस होता है। सबकॉन्डल लॉस हम लोग कहेंगे इसको एग्जैक्टली ये जो एरिया होता है ये राउंड होता है, तो यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस जगह से बोन कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको सबकॉन्डल लॉस कहा जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये अगर आपका अर्ली स्टेज में हो जाए तो आपको सबकॉन्डल लॉस से हम लोग बचा पाएंगे। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, अर्ली डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है और अर्ली ट्रीटमेंट लेने का इंपॉर्टेंस यही है जो आपका स्टेज प्रोग्रेस ना करें, सबकॉन्डल से कोलैप्स से बच जाए। और दूसरा हमारे जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि 100% रिजल्ट हम लोग दे पाए। सो यू कैन सी दिस इज द एक्सटेज ऑफ ए नॉर्मल बोन। और नॉर्मल बोन में आप देखेंगे बोन का मैट्रिक्स होता है यूजुअली। आप देखेंगे ये नॉर्मल बोन है और ये एवास्कुलर बोन है। इसमें फ्यूमरल हेड के एक नॉर्मल राउंड शेप है और इधर भी राइट साइड में देख सकते हैं। और यहाँ कोई नेक्रोसिस जोन नहीं है, सबकॉन्डल बोन बिल्कुल नॉर्मल है। वही आप देखेंगे ये नेक्रोसिस बोन है जिसमें सबकॉन्डल बोन यहाँ से कोलैप्स हो रहा है, यहाँ से कोलैप्स हो रहा है और आपके ये नेक्रोसिस जोन है। अब देखेंगे इतना बड़ा ये नेक्रोसिस जोन है, यहाँ से बोन एग्जैक्टली
खोखला हो जाते हैं। जब खोखला होता है तो यूजुअली प्रेशर के वजह से यहाँ से सबकॉन्डल बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखेंगे ये 4th स्टेज है, 4th स्टेज है और इतना एरिया इसका लॉस हो चुका है, इतना एरिया ये नेक्रोसिस बोन है, यहाँ से लॉस हो चुका है काफ़ी एरिया। तो इसको यूजुअली अगर अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोसिस कर लेंगे, अर्ली स्टेज में हम लोग ट्रीटमेंट ले लेंगे तो इस चीज़ को हम लोग बचा पाएंगे। तो अर्ली सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपको एवियन हो रखा है। तो यूजुअली बेसिकली जिन लोगों को कोविड हुआ है और कोविड के बाद इस तरह सिम्टम्स आपको आने लगा है, आपको पेन हो रहा है, यूजुअली आप पेन फील करेंगे ग्रोइन एरिया में, आपके हिप एरिया में, आपका नी एरिया में पेन होगा, नाइट में पेन होगा, आप जो स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे तब पेन होगा, स्टेयर डाउन करेंगे तब पेन होगा, आपके लिम्पिंग होगा, मसल्स के पावर कम हो जाएंगी, इतना स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा उसमें। तो आपको उस कंडीशन में रेड फ्लैग कहा जाएंगे आपको, जो आप कहीं ना कहीं जाके इमीडिएटली इसका डायग्नोसिस करवाइए, इमीडिएटली जो नियर बाई आपका ऑर्थोपेडिशियन है, डॉक्टर से उनको दिखाइए और इसका इमीडिएट डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। यहाँ लोग क्या करते हैं, आपका पेन होता है, लोग दवाई के दुकान में जाते हैं और पेन किलर्स लेते हैं, फिर खाते रहते हैं, तब तक ये प्रोग्रेसिव नेचर में होता है। तो आपका नेक्रोसिस जो है डे बाय डे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे हमारे पौधे होते हैं, पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो सूखता रहेगा, इस तरह बोन भी ऐसे ही है आपका, अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो डे बाय डे टिश्यूज़ के डेथ होने लगेंगे और नेक्रोसिस जोन आपका बढ़ता रहेगा। तो यूजुअली दिस आर द एरिया जहाँ आपका आप पेन फील करेंगे यूजुअली। तो आपको मेनली जो ग्रोइन एरिया है आपका, इस एरिया में पेन करेगा आपका जो बटक्स एरिया है उस एरिया में पेन करेगा, साथ साथ आपका जो नी के साइड के एरिया है इस एरिया में पेन करेंगे, इवन नी के नीचे वाला एरिया जो है यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं और एडक्टर मसल्स जो है ये भी स्पेजम होता है। साथ साथ आपका बैक के जो एरिया है, ये बैक एरिया है आपका, यहाँ भी पेन करेंगे आपका, और ग्लूट्स एरिया में भी, पीछे का एरिया में भी आपका पेन करेगा। दीज आर द कॉमन एरिया यूजुअली। तो अर्ली डायग्नोसिस इज द की कंसेप्ट ऑफ स्टॉप द नेक्रोसिस प्रोसेस। डायग्नोसिस यहाँ बहुत क्विक होना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप एक्सरेज होता है, एमआरआई होता है, साथ साथ बोन स्कैन भी आप कर सकते हैं और डॉक्टर्स को आप दिखाएंगे तो डॉक्टर्स भी विदाउट स्कैन भी आपका मालूम कर सकते हैं आपको एवियन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका डायग्नोसिस हो चुका है, आप आते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट्स, तो अगर अर्ली हम लोग डायग्नोसिस कर लेंगे और अर्ली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो बोन कोलैप्स हो रहा था उससे बच जाएंगे और जो आपका नॉन इन्वेसिव टेक्निक है हम लोग अवेलेबल है यहाँ, वो आपको 100% काम करेंगे, क्योंकि आपका जोन अर्ली स्टेज में बहुत कम होता है और रिवर्सकुलर करना बहुत आसान होता है। बोन रिपेयर बहुत क्विक हो जाते हैं उस कंडीशन में कि जोन अगर छोटा रहेगा तो बहुत कम पीरियड के अंदर ही आपका नेक्रोसिस रिपेयर हो सकता है। साथ साथ आपका जॉइंट के जो मोबिलिटी होता है इसमें क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाते हैं, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, मसल पावर डिक्रीज होता है, मसल पावर अप्रोक्सीमेटली 60% तक घट जाते हैं मसल पावर, तो आप पैर को लिफ्ट नहीं कर पाते, उस कंडीशन में लिम्पिंग होता है और डे बाय डे मसल्स भी जो उसके मसल्स का जो ग्रिल होता है वो कम हो जाते हैं। तो आपका डायग्नोसिस हो गया, फिर ट्रीटमेंट भी अभी गए। आप ट्रीटमेंट में काफ़ी सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट यूजुअली फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अर्ली स्टेज में जब से डायग्नोसिस हुआ तो यूजुअली लोग मेडिसिन खाना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होता है उनके पास जाते हैं, चाहे ऑर्थोपेडिशियन होता है। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, मेडिसिन खाते हैं कितना टाइम तक, 3 से 4 महीने तक मेडिसिन खाते रहते हैं। डॉक्टर आपको कहेंगे आप खाओ 3-4 महीने, देखते हैं उसके बाद हम लोग सर्जरी कर देंगे। तो उन कंडीशन में क्या होता है, जब 3-4 महीने आप मेडिसिन खाते हैं, आपका सपोज आपका अर्ली स्टेज सेकेंड स्टेज में आपका डायग्नोसिस हुआ तो 3-4 महीने के अंदर वो प्रोग्रेस कर जाते हैं, वो चौथा स्टेज में, 3rd या 4th स्टेज में पहुँच जाते हैं यूजुअली। फिर आप यहाँ 3-4 महीने गंवाने के बाद आप जाते हैं फिर
आयुर्वेदा में, चलो ये काम नहीं किया, विल गो टू द आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में जाएंगे आप तो आपका स्टेज 3 से 4 में पहुंच जाते हैं और आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते रहते हैं फिर 3-4 महीना और चले जाते हैं आपका, तो 6 से 8 महीने आपका यहाँ चले जाते हैं, तो वो प्रोग्रेस कर जाते हैं आपका स्टेज 4 पे। और स्टेज 4 पे क्या होता है, आपका सबकॉन्डल बोन यूजुअली लॉस हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, 20% पेशेंट ऐसा भी होता है जो यूजुअली स्टेम सेल कराते हैं, इधर को डिकम्प्रेशन कराते हैं। को डिकम्प्रेशन एक सर्जरी होता है जहाँ कोडी करके जो बोन का जो नेक्रोसिस जोन है उसका प्रेशर को यूजुअली घटा देते हैं। और इसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा काम तो करते नहीं हैं, और को डिकम्प्रेशन करने के बाद भी पेशेंट को लगभग 4 से 5 महीने या 6 महीने तक अप्रोक्सीमेटली बेड पे रहना होता है प्रेशर को कम करने के लिए। फिर आते हैं लास्ट में आते हैं हम लोगों के पास जो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। उन दैट कंडीशन जो फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस होता है वो किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग अर्ली स्टेज में आ जाएंगे तो उसमें आपको 100% रिजल्ट्स मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ 2 चीज़ें, यहाँ एक छोटा सा पौधे हैं, यहाँ एक छोटा सा प्लांट्स है और यहाँ एक फ्यूमरल हेड है। तो यहाँ यूजुअली जो प्लांट्स होता है उनको ब्लड के उनको फर्टिलाइजर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, यूजुअली उसको पानी का ज़रूरत होता है। इस तरह हमारे जो बोन है उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ता, उसको ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजर भी ग्रो कर सकते हैं अगर पानी प्रॉपर तरीके से मिलेगा, ऐसे हमारे बोन भी अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से मिलेगा उनको मल्टीविटामिन्स मिनरल्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आराम से रिपेयर रिजनरेट कर सकते हैं। बॉडी का कैपेसिटी होता है उसको हील करने का। देन आपका जब आप सेकेंड थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं या तो 4th में पहुंच जाते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा होता है इस कंडीशन में, बिकॉज आप उसको अगर नहीं करेंगे तो आपका बोन बहुत क्विकली और डैमेज हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, आपको यूजुअली बहुत ज़्यादा चलना नहीं होता है कि लोडिंग पड़ते हैं आपका बोन के ऊपर, साथ साथ अल्कोहल, स्मोकिंग, टबाको, ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा, साइकिलिंग वगैरह भी अवॉइड करना पड़ेगा, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर डाउन भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसमें बोन धीरे धीरे स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं। तो लोडिंग के क्या वो इम्पैक्ट डालते हैं फ्यूमरल हेड के ऊपर, इस वाला साइड में मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। जब यूजुअली हम लोग वॉकिंग करते हैं तब हमारे बॉडी के 3 से 4 टाइम ज़्यादा बॉडी वेट्स हमारे फ्यूमरल हेड के ऊपर पड़ता है, 3 से 4 गुना ज़्यादा। अगर 50 kg है तो उसको 3-4 गुना से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना ज़्यादा प्रेशर यूजुअली आपका फ्यूमरल हेड के ऊपर पड़ेगा इस जगह पे, और यहाँ से कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एवियन के जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा चलना नहीं, आप घर के अंदर चलो कोई डजंट मैटर, बट आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए आपको नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका मसल्स भी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं और मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना होता है, और जब मसल बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो टेंडाइटिस डेवलप होता है यूजुअली। ऐसे ही आपका जब स्टैंडिंग में, लॉन्ग स्टैंडिंग में यूजुअली 2.5 टाइम्स का बॉडी वेट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग भी आप अवॉइड करेंगे। साथ साथ आपका जंपिंग में तो लगभग आपका 8 से लेके 10 गुना ज़्यादा बॉडी वेट्स पड़ता है यहाँ इस जगह पर। जंपिंग करेंगे तो बहुत क्विकली कुछ दिन के अंदर ही आपका फ्यूमरल हेड, सबकॉन्डल हेड जो है वो लॉस हो जाएंगे। इस तरह स्टेयर क्लाइंबिंग में 5 से 6 गुना होता है, और स्टेयर डाउन में आपका 6 से 8 गुना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है फ्यूमरल हेड के ऊपर, और मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना होता है जब आपका स्टेयर डाउन और स्टेयर क्लाइंबिंग आप करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर डाउन, लॉन्ग वॉकिंग, जंपिंग। तो इसमें जैसे बहुत ज़्यादा आपका
बहुत ज़्यादा अगर लोड पड़ते हैं तो हमारे जो मसल्स होता है एग्जैक्टली, जैसे ग्लूट मसल्स हो गया आपका, एडक्टर मसल्स हो गया आपका, तो ये जितने मसल्स है एक्चुअली बॉडी के वजन को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मसल पावर कम हो जाएंगे, जैसे है अगर यहाँ का जो मसल्स है हमारे जो ग्लूट मसल्स है, अगर इसका पावर कम हो जाएंगे तो प्रोपोर्शनली आपका फ्यूमरल जो हेड है यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इस जगह पे। तो और एवियन में होता क्या है, आपका जितने ही मसल्स है, आपका यहाँ के जितने ही मसल्स है, ग्लूट्स के जितने ही मसल्स है, ये कमज़ोर हो जाते हैं तो ये लोड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा वजन आपका इस जगह पे पड़ते हैं, इस जगह पे। तो उसको जितना आप अवॉइड करेंगे, जितना आप बैठे रहेंगे, तो उतना आप उसको प्रोग्रेस से बचा पाएंगे। सो इम्पैक्ट ऑफ लोडिंग ऑन फ्यूमरल हेड और पहले बता चुके हैं। तो इस जगह से आपका स्टार्ट हो जाते हैं कोलैप्स होना। ये एक्सरे है और इस कंडीशन में देख सकते हैं यहाँ से ये कोलैप्स हो रहा है इस जगह से। अब देखेंगे एक्सरे यहाँ से फ्लैट हो गया, इस जगह से फ्लैट हो चुका है और ये हमारे एसिडोबुलम में यूजुअली ये इतना होना चाहिए था राउंड, यहाँ से बोन लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो इम्पैक्ट ऑफ लोडिंग ऑन फ्यूमरल हेड, तो एक्सेसिव जो लोड होता है वो इंक्रीज जो हमारे इंट्रा बोन के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बढ़ा देते हैं और बोन फ्रैक्चर होने लगते हैं, बोन कोलैप्स होने लगते हैं और पेन आपका इंक्रीज होता है, मसल्स के पावर घट जाते हैं और साथ साथ टेंडाइटिस वगैरह भी डेवलप करते हैं और बोन जो है, जॉइंट जो है आपका फ्रेजाइल होके आर्थराइटिक्स चेंजेस भी उसमें आने लगते हैं। तो दिस आर द ऑल मसल एक्टिविटीज, अभी हमने सब बताया। और इसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जैसे आपका मसल्स के पावर घटेगा तो आपका जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो होता है टेंडाइटिस। टेंडाइटिस में जितने ही मसल्स है आपका एक तो हिप फ्लेक्सस टेंडाइटिस होता है, कुछ दिन के बाद वो पैर को उठा नहीं पाते हैं यूजुअली, तो हमारे जो पैर उठाने वाला मसल्स है उसमें टेंडाइटिस होता है। हमारे जो ग्लूट मसल्स होता है उसमें टेंडाइटिस हो जाते हैं। हमारे जो बरसा होता है उस बरसा पे इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। हमारे जो एडक्टर मसल्स होता है इस एरिया में, ये भी सब इन्फ्लेम्ड होकर टेंडाइटिस डेवलप करते हैं। तो एवियन के साथ साथ आपका जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बढ़ेगा अगर अर्ली स्टेज में आप इसको नहीं रोक पाएंगे तो। स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये एक तो मेन है ही, साथ साथ लॉन्ग वॉकिंग भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नाउ डेज, जो कि हम लोग बिना सर्जरी और विदाउट एनी मेडिसिन भी हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। सो वी हैव मोस्ट एडवांस ऑर्थोटिप्सी और लेज़र के थ्रू हम लोग फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस करके, दिस आर द ऑल मशीन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपका ऑर्थोटिप्सी है। ऑर्थोटिप्सी यूजुअली बोन को माइक्रोट्रोमा करते हैं, माइक्रोट्रोमा करने के बाद फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस होता है, न्यू आर्टरीज को हम लोग उस जगह पर डेवलप कर देते हैं और जैसे हम लोग ऑर्थोटिप्सी करेंगे तो बोन को इमीडिएटली ब्लड के सप्लाई मिलता है, ब्लड मिल जाते हैं और टिश्यू डेथ होना इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं। तो आपका ऑन द फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका बोन नेक्रोसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ इमीडिएटली हम लोग उसको रिवर्सिबल कर देते हैं। देन वी हैव FSWT, जिसको हम लोग फोकस शॉक कहते हैं। ये बहुत डीप पेनिट्रेशन होता है, ये भी माइक्रोट्रोमा करके एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ये भी वन टाइप ऑफ ऑर्थोटिप्सी। सो दीज आर द ऑल ऑर्थोटिप्सी, तो मेन एवियन में यूज होता है। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर, जो कि दिस वन इज हीरो TT। TT इज द मोस्ट एडवांस एंड हाई पावर लेजर इन द वर्ल्ड। ये बहुत डीप पेनिट्रेशन है इसके और ये एग्जैक्टली जो साइनोवाइटिस होता है, बोन के अंदर एडिमा वगैरह होता है, उसको घटा देते हैं। जॉइंट के जो इन्फ्लेमेशन होता है बहुत क्विकली घटा देते हैं और एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। देन वी हैव रोबोटिक पल्स एंडियक लेजर। रोबोटिक पल्स एंडियक लेजर ये भी आपका टिश्यू रिपेयर रीजन्स में काम आते हैं। देन वी हैव चेल थेरेपी, दैट इज़ 4 वेवलेंथ वर्क्स टुगेदर और इसमें क्रायोशॉक के साथ काम करते हैं। तो दिया तो ऑल मशीन एग्जैक्टली आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देंगे उस जगह पे, बढ़ा के ब्लड सर्कुलेशन को इमीडिएटली बढ़ा देंगे, जिससे क्या होता है आपका सराउंडिंग टिश्यू को ब्लड मिल जाते हैं और आपका इन्फ्लेमेशन डाउन होता है, पेन आपका इमीडिएटली कम हो जाते हैं और नेक्रोसिस स्टॉप हो जाते हैं। और दिस इज द ऑर्थोटिप्सी मशीन यूजुअली। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस।
So thank you. AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow? By renowned Dr. Haraprasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany, at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.